हाय गाइस। सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिसमें बहुत शॉर्ट में जस्ट लाइक अ समरी कि यूके का जर्नी कैसा रहेगा इफ़ यू गोइंग फॉर द सेकेंड मेट्स OW बैच for 9 months or depends on the college and university the amount of time you get for the visa. तो नॉर्मल जैसे आपके कॉलेजेस रहते हैं 9 to 5 वैसा कॉलेज रहता है. So basically your course will start, your batches will start, and more importantly for us the major part is the chart work, in which people take a lot of time because chart work के जो questions हैं वो एक ऐसे normal questions नहीं है. That question is divided into multiple parts. That multiple parts itself is like a chapter. It's like different topics. In different topics you have different methods. So by looking at the question you should understand that which method to use. तो उस लेवल का फ्रैक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज़ होने वाला है आउट ऑफ नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल. ओके, तो एक छोटा सा मैं बता दूं कि मेनली तो आपके SQ एग्ज़ाम्स is chart work and stability. In chart work you have 5 questions. Chart work paper you have 5 questions, and like part A, part B. Part A have 2 questions, part B have 3 questions, and that is divided again. That paper is divided: chart work question, then tide, and then you have nav maths, like that. And then you come to stability. वहाँ पे stability again part A, part B. So you have theory and you have some questions like that. And you have to check, analyze the past question papers, that how the questions or the paper is keep changing. You know, for some questions, you will see that there are a lot of numericals and less part of theory. But nowadays, if you can see in the stability questions question paper, the amount of theory is coming too much than the numericals. Okay, you can't ignore theory, you can't ignore numericals. सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है. एंड स्टेबिलिटी क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम थेरी लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आ जाएगा, इतने साल जहाज़ में निकाला है, इतना तो पता ही है, पायलट लेटर के बारे में पता ही है, ये वो. ऐसा इस थिंकिंग से आगे मत जाओ. बेटर है कि जो भी चीज़ें हैं उनके आंसर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा. देयर आर लॉट ऑफ नोट्स इन द मार्केट. You will get from your seniors and all that stuff. नोट्स की कमी नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो, अंडरस्टैंड करो. जो शिप का नॉलेज है, जो आपने शिप पे सीखा है, वो आपको स्टैंडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो बट इग्नोर नहीं करना. काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी में थेरी इग्नोर किया कि सोच समझ के लिख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं किया, एंड देन हो गए फेल. क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे एक तो आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप चीज़ों को क्रॉस चेक करें, सोचें, समझें, लिखें. इसीलिए उस लेवल का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. तो ये तो बात होगी आपके SQ एग्ज़ाम्स की, रिटन एग्ज़ाम्स जो आपको क्लियर करना ही है किसी भी हालत में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मान के चलो कि ये वाला हो गया तो आपका एक हेडेक कम हो गया. Then it comes to HNCs, like your college exams. Those are also important. You have a lot of subjects. Construction है, फिर अपना मेट्रोलॉजी है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. तो उन सब के अलग अलग कॉलेज के एग्ज़ाम्स होंगे और वो पास करना भी इम्पोर्टेंट. अदरवाइज़ यू वोंट बी गेटिंग क्लियरेंस लेटर, एंड फिर वो COC वगैरह भी नहीं मिलेगी आपको ये सब करने के बावजूद भी. तो ये सारी चीज़ें करनी है. और फिर कॉलेज में अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसे करना है. फिर आपके कॉलेज के
कोर्सेज चलते रहेंगे। अब डिपेंड्स आप इंडिया से करके जाते हैं या कॉलेज में करते हैं, जैसे GMDSS हो गया, नाइस्ट हो गया, ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ कोर्सेज चलते रहेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अभी प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर गलती से आप मान लीजिए कि कॉलेज का कोई एग्ज़ाम है जिसमें आप नहीं कर पाए, आपको सेकेंड अटैम्प्ट देना है, या SQA मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए, कोई एक पेपर लटक गया, उसे वापस करना है, तो क्लैशेस हो जाते हैं। क्लैशेस इन द सेंस कि आपको सेकेंड अटैम्प्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, और मान लीजिए अगर आपके कॉलेज का कुछ कोर्स वगैरह है आपको वो भी करना है, ये भी प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए आप हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली लेके उसकी प्रैक्टिस करके फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यू विल हैव इनफ टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड फिर बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद आता है द मेजर पार्ट, ओरल एग्ज़ाम। तो अभी तो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो पार्ट ए इज़ टोटली कंप्यूटर बेस्ड, एंड वो मैंने सुना है कि वो पास करना इतना इजी नहीं है, उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पासिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है। Again, that part is divided into multiple sections. Multiple sections has its own passing marks, so please have a look about that. Then coming to part B, so if you pass part A, then only you will come to part B. Okay, and आपका same old school फेस टू फेस ओरल विद द सर्वेयर। तो आजकल तो ऑनलाइन चल ही रहा है, ऑनलाइन आपको स्लॉट दिया जाता है, बुक करना पड़ता है, या तो आई थिंक वो लोग खुद बुक करके दे सकते हैं, एंड यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली अगर आप अवेलेबल नहीं है या जैसा भी है। तो वो तो आप देख लीजिएगा उस टाइम पे क्या रूल्स रेगुलेशंस है, बिकॉज थिंग्स कीप चेंजिंग एज आई ऑलवेज मेंशन। सो यू हैव टू, अभी आज अगर कुछ फेस टू फेस ओरल में जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो सर्वेयर आए, आपको लॉगिन सब डिटेल्स मिल जाएगा, लिंक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सब कुछ रहेगा। एंड देन अपने टाइम स्लॉट से एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले आप सब कुछ सेट करके लॉगिन कर लेना। फिर नॉर्मली सर्वेयर बोलेंगे, आपको ऐसे ही बोलते हैं वो, कि अगर पता चला कि या हमको डाउट हुआ कि आप चीटिंग कर रहे हैं या कुछ रहे हैं, तो हम उसी टाइम पे कैंसिल कर देंगे, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो डोंट टेक अ रिस्क, ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आपका लैपटॉप लेके बोलेंगे कि अपने रूम का टूर दिखाओ, लैपटॉप दिखा के सामने लेके जाओ, वो सारी चीज़ें रहेंगी। एंड मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, ओके। क्योंकि बहुत लोग का मैंने ऐसा सुना है कि ओरल अच्छे से जा रहा था, बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन यू नो इट वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, में ही ओरल रुक गया, एंड ड्यू टू दैट रीज़न रीस्केड्यूल करना पड़ा। तो वो एक्चुअली इमोशनली बहुत बेकार रहता है, दैट अगेन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एवरीथिंग एंड देन अगेन यू हैव टू प्रूव टू समवन। सो वो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग रहता है, दैट यू हैव टू प्रूव टू अनदर गाय, अनदर सर्वेयर दैट यू डिज़र्व द ECOC। रही बात ओरल प्रिपरेशन की, तो एक ही रेसिपी है उस चीज़ के लिए एक ही आइडिया है मेरे हिसाब से, कि आप जितना हो सके उतना बोलें, रूल्स प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल बना लीजिए उस टाइम पे अपने बैचमेट्स जिसके साथ भी आपका सही है, उनके साथ आप प्रैक्टिस करें। तो ओरल में कैसा है कि आपको बोलने में डर नहीं लगेगा है। प्रैक्टिस में तो आप मान लीजिए 50 चीज़ें बोल सकते हैं एक चीज़ के बारे में, ठीक है, बट ओरल में आपको वही 2 चीज़ बोलनी है जो सही है, या वही एक चीज़ कहनी है जो सही है, या जो सर्वेयर सुनना चाहता है। ये सारी चीज़ें, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है ओरल में। एक बार जब सर्वेयर आपको वहीं पे डिसीजन बता देगा वो, ठीक है, सर्वेयर को जो भी लगता है वो आपको वहीं पे बता देगा, एंड आपको फीडबैक भी देगा कि आपके आंसर्स में ऐसा था वैसा था, जो भी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एन OW नाउ। तो ये एक शॉर्ट बॉस
जितना भी है, लेट्स से 9 मंथ्स 10 मंथ्स 1 ईयर की मेहनत है, कर लो। पॉसिबल लगता है आपको, आप बन सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, कर लो बॉस। मैं कह रहा था रेटिंग से OW बनने का जो जर्नी है, वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, बहुत कुछ। मतलब इट विल मेक यू मच मोर स्ट्रोंगर। वंस यू बिकम OW तो फिर पीछे मुड़ करके अपने वेसल्स सब करके देन चीफ मेट एंड देन मास्टर एंड देन इट्स ऑल योर्स। ऑलराइट, टेक केयर। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल है तो फिर शेयर करना है, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या जो भी बंदा ये सोच रहा है, लोग चाहते हैं करना बनना, वो एटलीस्ट थोड़ा सा इंस्पायर होके करे, एक कोशिश तो करें, और बाकी तो ऊपर वाला देख ही लेगा। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर।